आईएएस में फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नवीन बहुराष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे जिसका नाम है I2U2। क्या नाम है? I2U2। ये इसका नाम है I2U2। U2 है क्या? I2U2 है क्या? एक नया संगठन है, बहुराष्ट्रीय है, छोटा समूह है। इसे बहुपक्षीय संगठन भी कह सकते हैं। दो देशों के बीच जो संबंध होता है ना, वो उसे द्विपक्षीय कहा जाता है, बायलेटरल। और दो से अधिक देशों के बीच मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय। इसमें 4 देश हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक नवीन बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसमें I2 अर्थात इंडिया इजराइल और U2 I2 अर्थात इंडिया इजराइल, U2 अर्थात यूएसए यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, शामिल हैं। समझ गए? I2U2 में 4 राष्ट्र शामिल हैं। I2 फॉर इंडिया इजराइल, U2 फॉर यूएसए एंड यूएई। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं। और इस संगठन के बनाने का विचार का 1 साल पहले ही आया था, जब 18 अक्टूबर 2021 को चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और इस समूह के गठन की पहल की गई थी। इस समय हमारे देश से एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, इजराइल गए हुए थे। और उस समय लेकिन नाम दिया गया था, उस समय नाम जो दिया गया था आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। ठीक है, इसका विचार कब आया? 18 अक्टूबर 2021 को। लेकिन तब नाम दिया गया था आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, और अब नाम इसे दिया गया है I2U2। क्या नाम दिया गया है? I2U2। इंडिया इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और इसका पहला शिखर, यहां शिक्षर लिख दिया गया, पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से 14 जुलाई 2022, कब? 14 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ है, जिसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। वर्चुअल मोड में हुआ है। कब हुआ है? 14 जुलाई, इसी महीने में, 14 जुलाई 2022। इसमें भारत से कौन रहे? भारत के पीएम हमारे नरेंद्र मोदी, इसके पीएम यासिर लैपिड, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। ये चारों शामिल रहे इसमें। ठीक है, और ये 4 देश हैं, इन्हें वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट एशियाई क्वाड या मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहा जाता है, कहा जा रहा है। ये क्वाड क्यों कहा जा रहा है? आप जानते हैं पहले से एक संगठन अस्तित्व में है, क्वाड, जिसमें कौन कौन शामिल है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों का संगठन क्वाड है, और ये क्वाड का मूलभूत उद्देश्य था इंडो पैसिफिक रीजन में, दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करना। ठीक है, ये क्वाड। और कूटनीतिक दुनिया में, ठीक है, कूटनीतिज्ञों द्वारा, डिप्लोमेट्स के द्वारा इन चारों देशों के इस संगठन को, I2U2 को भी क्वाड के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, इसे वेस्ट एशियाई क्वाड या मिडिल ईस्ट क्वाड, क्योंकि इसमें ये मिडिल ईस्ट के देश शामिल हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट क्वाड, वेस्ट एशिया के देश शामिल हैं, वेस्ट एशियाई क्वाड भी कहा गया। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि एक्चुअली चीन को पश्चिम से और पूरब से, दोनों तरफ से संतुलित करने के की रणनीति के तहत इसका गठन किया गया। खैर, इसकी रणनीति
केवल ये यही नहीं है, बहुत से पहलू हैं इसके, क्यों गठन किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इस पर भी बात करेंगे। अभी तक आपने देखा कि I2U2 में I2 फॉर इंडिया इजराइल, U2 फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका विचार कब आया? 18 अक्टूबर 2021 को, जब चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। लेकिन तब नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आर्थिक मंच, और अब इसको नाम दिया गया I2U2। ठीक है, और इस I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को, जिसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। हमारे देश से नरेंद्र मोदी, इजराइल से यासिर लैपिड, और अमेरिका के जो बिडेन, और यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल है। ये सामान्य परिचय हुआ I2U2 का। अब हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। I2U2 इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई, इन चारों का एक जगह आना ये कैसे संभव हुआ? एक समय में इजराइल और ये यूएई कट्टर दुश्मन माने जाते थे। अरब कंट्रीज इजराइल को देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, अरब कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की घोषणा ही किया करते थे। फिर ये दोनों एक जैसे कैसे हो गए? क्या रही इसकी पृष्ठभूमि? कैसे ये नजदीक आए? और एक समय में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के द्वारा इजराइल से संबंध तो स्थापित किया गया था, लेकिन कूटनीतिक मान्यता नहीं दी गई थी। 1991 के बाद नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनको कूटनीतिक मान्यता दी गई। फिर इजराइल से संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगी धीरे धीरे धीरे। अभी जो वर्तमान में है, हमारा इजराइल के साथ संबंध काफी प्रगाढ़। तो इन चारों के का एकजुट, इसकी पृष्ठभूमि कहां से बन रही थी, वातावरण कौन सा, क्या सोच था इसके पीछे, इसकी बात करेंगे हम। पिछले कुछ समय से, ठीक है, पिछले कुछ समय से, इसमें कूद लिख दिया है, कुछ समय से विश्व के राष्ट्रों में ये भावना, ये सोच विकसित होने लगी थी कि बड़े बड़े संगठन जो है, जैसे यूएनओ है, बहुत बड़ा संगठन है, G20 है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, इसकी ये बड़े बड़े संगठन जो है त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं और ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं। त्वरित और ठोस निर्णय लेकर उस पर तुरंत अमल करना, ठीक है, ये इनके लिए काफी कठिन हो जाता है। तो विश्व के राष्ट्रों में, ठीक है, पूरी दुनिया भर में ये सोच विकसित होने लगी कि छोटे छोटे संगठन बनाए जाए और अपने रणनीतिक हित को, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित को मजबूत किया जाए। छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे, कम लोग रहेंगे, निर्णय लेने में आसानी होगी, ठीक है, और निर्णय पर अमल करने में भी आसानी होगी, अपने अपने हितों को मजबूत किया जाएगा। तो इसी समूह से कई छोटे छोटे संगठन उभरने लगे थे, जैसे क्वाड, अभी आप लोग देखे ही, क्वाड, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। जैसे ऑकस हाल ही में बना है, इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ऑकस में कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ब्रिक्स, जानते ही आप लोग, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना आदि उभरने लगे। इनके माध्यम से सदस्य देश आर्थिक रणनीतिक हितों को मजबूत करने में लगे हैं, ठीक है, और इसी सोच के तहत I2U2 भी अस्तित्व में आया। भी छोटा संगठन है, ठीक है, ऐसे पहलू, ऐसे मामले जिनमें चारों का हित हो, ठीक है, चारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक हितों को मजबूती मिले, उन मामलों पर निर्णय लेने और अमल करने में आसानी होगी, ये सोच थी। अब इजराइल और यूएई नजदीक कैसे आया? इसकी पृष्ठभूमि 2020 में बनी, जब अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, अस्तित्व में आया। अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल और अरब देशों के बीच सहयोग और मान्यता की शुरुआत हुई, ठीक है। पहले यूएई और इजराइल नजदीक आए, फिर उसमें मोरक्को, बहरीन वगैरह भी शामिल होते गए। तो ये अब्राहम अकॉर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही इजराइल और अरब देशों को नजदीक लाने, ठीक है। अब पिछले, ये भी एक तो ये हुआ अब्राहम अकॉर्ड, फिर एक सोच जो छोटे संगठन अधिक कारगर होंगे, ये। तीसरी बात,
पिछले कुछ दशकों से, पहले मैंने बताया, इजराइल इंडिया के बीच सहयोग आधारित संबंध काफी मजबूत हुए हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, इजराइल के पीएम ने संबोधित किया था और उन्होंने कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपका 70 साल से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, इजरायली पीएम का यह संबोधन बताता है कि इजराइल में कितनी उत्सुकता थी भारत से संबंध को मजबूत करने की। इसका एक कारण भी है, भावनात्मक कारण है। पूरी दुनिया में जब यहूदी प्रताड़ित हो रहे थे, तो यहूदियों को अपनी संस्कृति के साथ फलने फूलने का पूरा अवसर हमारे हिंदुस्तान में मिला। हिंदुस्तान वही देश है जहां हर संस्कृति को हर तरह की आजादी मिली। यहूदी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये शुरुआती दौर में कुछ कारणवश इजराइल को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 1991 के बाद नरसिम्हा राव जब पीएम बने, उसके बाद इजराइल के साथ हमारा संबंध मजबूत हुआ। अब रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं इजराइल से, और हमारा संबंध काफी मजबूत हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां गए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी आए। इजराइल इंडिया नजदीक आया। उसके बाद हाल में आपने सुना होगा, देखा होगा कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आया, लेकिन बड़ी अस्त व्यस्त त्रस्त वापसी थी, बड़ी अस्त व्यस्त त्रस्त वापसी। और इस वापसी ने अमेरिका के साख को नीचे गिरा दिया। अरब देशों में ये भावनाएं फैलने लगी कि अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी के नीचे रहना उचित नहीं है, अमेरिका पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे सकता है। अरब देशों में बहुत सारे देश हैं जिनको ईरान से खतरा है, और ईरान से जिन देशों को खतरा है, उनके मन में, उनके भावनाओं में ये विचार आने लगा कि अमेरिका हमें सुरक्षा नहीं दे सकता है पूरी तरह। ठीक है, अमेरिका की साख, अमेरिका की विश्वसनीयता वहां गिरने लगी थी। इसलिए ये खाड़ी देश, अरब देश अपने संबंधों का विविधीकरण करने लगे, रूस और चीन के नजदीक भी आने लगे थे। ठीक है, तो यूएसए के लिए एक चुनौती थी कि अपनी विश्वसनीयता मिडिल ईस्ट में बहाल करे, संबंध मजबूत करे। ठीक है, तो यूएसए ने इसमें जो बिडेन प्रयास हुए। उसके बाद कोविड-19 जब आया तो ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गया, और चीन पहले माना जाता था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन कोविड-19 के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित था। तो उसके बाद, और रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध अभी जो हो रहा है, ठीक है, इससे भी ये भावना फैली, ये विचार फैला कि मैन्युफैक्चरिंग हब अनेक देशों में विकसित किया जाना चाहिए, चीन की जगह अलग अलग देशों में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि संकट के समय में एक ही पर निर्भरता नहीं बनी रहे। ठीक है, तो ये इन्हीं परिस्थितियों, पृष्ठभूमि और वातावरण में A2U2 अस्तित्व में आया है। ठीक है, समझ गए? इस अब्राहम अकॉर्ड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। छोटे छोटे संगठन अधिक कारगर होते हैं सुरक्षा, अपने हितों को साधने में, ये विचार बहुत महत्वपूर्ण रहा। इजराइल इंडिया के बीच संबंधों की मजबूती, ये बहुत ये प्रभावी रहा, और अमेरिका को अपनी विश्वसनीयता बचाने की बेचैनी, ये भी महत्वपूर्ण रहा। और कोविड-19 के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आई, ये सारे पहलुओं या पृष्ठभूमि में, ये वातावरण में I2U2 के बनाने का विचार ये विदेश मंत्रियों के बीच आया, और जो अस्तित्व में अब आ गया है। पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ है। अब 14 जुलाई 2022 को अभी तक आपने देखा I2U2 का सामान्य परिचय, उसके बाद I2U2 क्यों आया, क्या पृष्ठभूमि थी, वातावरण कैसा बन रहा था कि वह ये चारों देश अस्तित्व में आए। ऐसे देश अस्तित्व में आए जो एक दूसरे को देखना, साथ आए जो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो ये देखा आपने। अब पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। पहले शिखर सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए, उससे पहले हम देख लेते हैं I2U2 का उद्देश्य क्या है। I2U2 का उद्देश्य क्या है?
कोई संगठन बनता है तो उसका उद्देश्य होता है। संगठन का उद्देश्य क्या है? कोई भी संगठन बनता है तो उसमें सदस्य देशों के हित उसमें जुड़े होते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं किसी भी संगठन के, बहुराष्ट्रीय हो या कोई भी संगठन, उसमें सदस्यों का हित जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें सदस्य देशों के द्वारा विविध क्षेत्रों में सहयोग, संयुक्त प्रयास, निवेश, व्यापार द्वारा पारस्परिक हितों की पूर्ति और उन्हें मजबूती प्रदान करना, ये उद्देश्य था। ठीक है। और सहयोग के लिए 6 क्षेत्रों की पहचान की गई। कितने? ठीक है, I2U2 के देशों के बीच सहयोग के लिए, कोऑपरेशन के लिए 6 क्षेत्रों की पहचान की गई। जल, ठीक है, जल प्रबंधन में इजराइल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, छोटा सा देश है लेकिन पानी के एक एक बूंद का इस्तेमाल करता होगा। आप सुनते होंगे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, फर्टिगेशन वगैरह वहां बहुत प्रचलित है। ऊर्जा, दूसरा क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टिकोण से भारत के लिए यूएई बहुत बड़ा संभावना है, बड़ी संभावना है। परिवहन, अंतरिक्ष, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया है और भारत कई बार इजराइल के या यूएई के उपग्रहों को भी उसके लिए निर्धारित कक्षा में लॉन्च कर चुका है। तो भारत के लिए अंतरिक्ष बाजार में काफी। स्वास्थ्य, हमारा इंडिया मेडिसिन हब, कोरोना के दौरान देखा, ठीक है, हमारे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए पूरी दुनिया ने हैतोबा मचाए। तो स्वास्थ्य में हमारे लिए बहुत संभावना है। खाद्य सुरक्षा, इजराइल हो, यूएई हो, उसके आसपास का इलाका, उसके सामने खाद्य संकट की स्थिति होती है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, और ऊर्जा, ये खाद्य, ये 6 क्षेत्र है। कौन कौन सा हो गया? जल, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा और अंतरिक्ष, 6 क्षेत्र हो गए। इससे क्या मिलेगा? ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के सामने ये संकट है। खाद्य संकट पूरी दुनिया के सामने, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, खाद्य संकट की स्थिति आई कई मामले में। और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। और चारों देशों की अपनी अपनी विशेषज्ञता है, बढ़त है। जैसे अमेरिका के पास पूंजी है, तकनीक है, इजराइल के पास तकनीक है, यूएई के पास पूंजी है, भारत के पास बड़ा बाजार है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये है, सभी अपने अपने विशेषताओं को साथ लाकर विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देना, ये उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सहयोग को मजबूत करना, अपने हितों को मजबूत करना। और सहयोग के लिए 6 क्षेत्रों की पहचान की गई। कौन कौन? जल, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो उद्देश्य हो गया। अब आते हैं पहला शिखर सम्मेलन में निर्णय क्या लिया गया। पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में हुआ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में पहले शिखर सम्मेलन में निर्णय क्या लिए गए? पहले शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए या जो पहल किए गए वे क्या है? ठीक है, ठीक है, तो ये पहला तो ये है, इसमें मुख्यतः 2 पर, फूड सिक्योरिटी और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। 2 मुख्य निर्णय लिए गए जो भारत के लिए काफी लाभप्रद है। 2 मुख्य निर्णय लिए गए जो फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद है भारत के लिए, तो काफी महत्वपूर्ण। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में हाईटेक इंटीग्रेटेड फूड पार्क में 2 बिलियन, कितना? 2 बिलियन अरब डॉलर के निवेश का निर्णय लिया गया। अब अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात पूंजी लगाएगा तो चाहे इजराइल की तकनीक आएगी, यूएई की भी तकनीक आ सकती है, अमेरिका की भी तकनीक आ सकती है। ठीक है, इससे इजराइल और यूएई को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। और हमारे यहाँ फूड पार्क खुलेगा, भारत में फूड पार्क स्थापित होंगे तो भारतीय किसानों की आय बढ़ेगी,
भारतीय कृषि क्षेत्र को इजराइल या अन्य देशों का बेहतर टेक्नोलॉजी मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज फूड पार्क आया। ये तो फूड पार्क क्या है? फूड पार्क ऐसा स्पेस है, ठीक है, जहां फूड प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। अब फूड प्रोसेसिंग क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उसको हिंदी में कहते हैं। वह क्या है? खाद्य प्रसंस्करण एक प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से फल फूल सब्जी मछली मीट मसाले दूध आदि को और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है और उसके जीवन काल को बढ़ाया जाता है। वैल्यू एडिशन, लाइफ टाइम बढ़ाया। जैसे दूध से पनीर बनाना, दूध से वो पाउडर सूखा दूध बनाना, ठीक है, आलू से चिप्स बनाना वगैरह वगैरह। तो इसके लिए जो हाईटेक बेहतर टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके लिए पूंजी इन्वेस्ट किया जाएगा हमारे यहाँ। तो इससे इजराइल और यूएई को और यूएई के आसपास जो अरब देश है उनको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हमारे लिए क्या होगा? हमारे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। फूड पार्क स्थापित होगा तो कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, रोजगार अवसर बढ़ेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी और निर्यात आय बढ़ी हमारी बढ़ेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये तो फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फूड सिक्योरिटी। और हमारी साख अरब देशों में बढ़ेगी। अब दूसरा जो है गुजरात में संभवतः द्वारिका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में, हाइब्रिड इसलिए क्यों, इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा 330 मिलियन डॉलर के निवेश की भी घोषणा की गई है। कितना? 30 मिलियन डॉलर। किसमें? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और ये दोनों क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। इससे क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं लगेंगी तो क्या होगा? ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन के प्रति जो प्रतिबद्धता है विभिन्न देशों की और हमारी, उस प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिलेगी। तो आपने देखा पहले शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए वे दो मुख्य थे, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा। इसे भारत में कम से 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का निर्णय लिया गया है। भारत के लिए काफी लाभप्रद कहा जा सकता है, ठीक है। इससे भारत के कृषि क्षेत्र को और ऊर्जा क्षेत्र को काफी मजबूती मिलेगी। तो ये पहले शिखर सम्मेलन में लिया गया निर्णय था। अब इस संगठन से, ये छोटे संगठन I2U2 से इनके सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा वो देखते हैं हम, और उसके बाद देखेंगे हमारे अपने भारत को क्या लाभ मिलेगा। ऐसे तो यूं तो बात कर ही चुके हैं लेकिन फिर भी अलग अलग करके हम बात करेंगे। सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा? जैसे इजराइल और यूएई को खाद्य सुरक्षा, ठीक है, वहां रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है, खाद्य संकट की स्थिति बनी रहती है, आने वाला समय और भी हो सकता है संकटग्रस्त हो, तो उनको खाद्य सुरक्षा मिलेगी हमारे फूड पार्क से, ठीक है। और इजराइल के लिए भारत यूएई का रक्षा बाजार, इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी बेच सकता है यूएई, और यूएई के द्वारा यूएई के साथ साथ आसपास के अरब देशों में भी इजराइल अपने ये तकनीकी को या और भी चीजों को बेच सकता है। यूएसए के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भारत यूएई का बड़ा बाजार और निवेश का अवसर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूएसए की खो रही साख और विश्वसनीयता को मजबूरी नहीं, यहाँ मजबूती मिलेगी। क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। रूस और चीन को संतुलित करने में मदद मिलेगी, विशेषकर भारत के संदर्भ में चीन के पश्चिम एशियाई विस्तार को रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये सदस्य देशों को लाभ है। मुख्य जो हमें पढ़ना है, ज्यादा जो हमारे ये जरूरी है, भारत को क्या लाभ, क्या भारत को क्या लाभ? भारत को लाभ, तो भारत को क्या, भारत को ऊर्जा मिलेगी, भारत को ऊर्जा सुरक्षा,
मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी डेवलप होगा और यूएई से हमारा संबंध मजबूत होगा, तो वहां जो जीवाश्म ईंधन है उसकी आपूर्ति भी निरंतर बनी रहेगी, आपूर्ति की विश्वसनीयता रहेगी, तो ऊर्जा सुरक्षा रहेगी। भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि होगी और यूएई का बाजार हमारे लिए मिलेगा। हम अनाज बेच सकते हैं, फूड बेच सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड। वहाँ अंतरिक्ष बाजार, भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को काफी आगे बढ़ा चुका है, जानते ही हैं। तो हम उसके यूएई के और अरब देशों के छोटे छोटे सेटेलाइट को या बड़े सेटेलाइट को भी उसके लिए निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित कर सकते हैं। वहाँ का खाद्यान्न बाजार है, अंतरिक्ष बाजार है और पूंजी निवेश, वहाँ यूएई हमारे यहाँ पूंजी निवेश करेगा। इसराइल और यूएसए से भारत को पूंजी और तकनीक मिलेगी, जैसे इसराइल से रक्षा तकनीक, यूएसए से भी रक्षा तकनीक या और भी मामलों में परमाणु रिएक्टर से संबंधित तकनीक वगैरह वगैरह। और इंडिया को मेडिसिन का हाउस माना गया है, तो मेडिसिन वैक्सीन के बाजार में हमारी बढ़त बढ़ेगी। चीन के पश्चिम एशियाई विस्तार पर अंकुश लगेगा। विनिर्माण केंद्र के रूप में चीन का विकल्प बनकर भारत उभर सकता है। भारत के वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना को मजबूती मिलेगी। ठीक है, भारत ने एक परियोजना को आरंभ किया है जिसे एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस परियोजना को मजबूती मिलेगी क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट में $330 मिलियन सोलर और विंड में। तो भारत को अब क्या है, पहले क्या है कि इजराइल से संबंध अच्छा करने का प्रयास भारत करता था तो अरब देशों से संबंध बिगड़ जाता था, अरब देशों से संबंध अच्छा करने का प्रयास करता था तो इजराइल से संबंध बिगड़। तो अब जो है चूंकि इजराइल अरब खुद आ गए हैं नजदीक, तब ये संतुलित करना नहीं पड़ेगा और पश्चिम एशिया का बहुत बड़ा बाजार भारत के लाभप्रद होगा। खासकर एक रेल प्रोजेक्ट है, एतिहाद रेल प्रोजेक्ट 2000, क्या है रेल प्रोजेक्ट का नाम? रेल प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एतिहाद रेल प्रोजेक्ट 2030 तक खाड़ी देशों को एक साथ जोड़ देगा, सभी खाड़ी देशों को एक साथ जोड़ देगा। तब क्या होगा, इसका सीधा लाभ किसे मिलेगा? भारत को। भारत को अपने गुड्स को पहुंचाने में आसानी होगी। अब भारत के आईटीयूटी में भारत तो शामिल हुआ है, सारा कुछ भारत के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। $2.3 अरब आ रहा है। ठीक है, कृषि को मजबूती मिल रही है, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, बाजार, अंतरिक्ष वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक, कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत मजबूत होगा। अब भारत के समक्ष चुनौती क्या है? भारत के समक्ष चुनौती क्या है? भारत के समक्ष चुनौती है जैसे चीन, पाकिस्तान के ग्वादर, यहां खादर लिख दिया गया है, ग्वादर, ग्वादर पोर्ट के जरिए ईरान और पश्चिम एशिया में विस्तार चीन कर रहा है। यह भारत के लिए एक चुनौती है। ठीक है, भारत भी अपना विस्तार वहां कर रहा है, तो भारत को इस चीन को संतुलित करने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब चीन इजराइल सैन्य संबंध हाल में बढ़ा है, जिस पर अमेरिका ने भी रोष व्यक्त किया है, ये एक चुनौती है। ईरान के साथ संबंधों को संतुलित करना पड़ेगा। ईरान अभी अब्राहम अकॉर्ड में है ही नहीं। अभी अरब देश दो भागों में बंट गए, एक ईरान समर्थक और एक एंटी ईरान। तो ईरान से भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो ईरान के साथ संबंध को संतुलित करना पड़ेगा। और पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है आज तक। ठीक है, भारत अपने नजरिए से कूटनीतिक संबंधों में स्वायत्तता बनाए रखा है, तो उस स्वायत्तता को बनाए रखना अमेरिका या अन्य देशों के नजरिए से प्रभावित न हुए बगैर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो हमने देखा अभी तक क्या, ITU-2 का सामान्य परिचय देखा, फिर उसकी पृष्ठभूमि, फिर उसके उद्देश्य, फिर पहला शिखर सम्मेलन कब? 14 जुलाई 2022। उसके बाद शिखर सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए, उसके बाद सदस्य देशों के लाभ, फिर भारत को क्या लाभ मिलेगा और भारत के समक्ष क्या चुनौती है।
खैर चुनौतियां जो भी हो, चुनौती तो हर कार्य से जुड़ा हुआ होता है, जो भी पॉजिटिव होता है उसके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई होती है। तात्पर्य कि पॉजिटिव जो भी है उसको छोड़ है तो, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि शांति और सुरक्षा कायम रखने में यह समूह कारगर सिद्ध होगा। ये था I2U2 का परिचय, विश्लेषण, और ये आपको जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, मुख्य परीक्षा में भी के लिए भी काफी उपयोगी होगा ये वीडियो, और पीटी में भी बहुत सारे इसमें फैक्ट्स है, डेट्स वगैरह, प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जाम में भी के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। हमने जो विश्लेषण किया है, जो फैक्ट्स दिया, डेटा दिया वगैरह वगैरह, वो आशा करते हैं आपके लिए लाभप्रद होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद।